तो टॉपिक का नाम लिखो इंट्रोडक्शन टू इंड एस। रेडी? बुक की तरफ आप तभी देखोगे जब मैं बोलूंगा बुक पढ़ो। चलो ये वाला पैराग्राफ रीड करते ही अपना पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तब तक आप सिर्फ मेरी तरफ देखोगे और बोर्ड की तरफ देखते रहोगे। ओके, सो स्टोरी कहां से चालू होती है मुन्ना? इंड एस की। अच्छा, पूरा सीए फाइनल का सिलेबस इंड एस का है, मतलब कोई भी और चीज नहीं पढ़ना, इंड एस ही पढ़ना है। एक आध दो घटिया चैप्टर्स थियोरेटिकल टाइप के एथिक्स वेथिक्स वगैरह को लेकर के इन्होंने ऐड किए हैं। ऑडिट वगैरह में एथिक्स वगैरह नहीं था क्या, तो उसको लेकर के ऐड किया हुआ है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको इंड एस से मिलेगा। आप ये मान के चलो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन मार्क्स आप इंड एस को कवर करके अटेम्प्ट कर सकते हो। डन? इंड एस का स्टोरी स्टार्ट कहां से होता है मैं आपको बताता हूं कि 2008 का क्या उस क्राइसिस का नाम था बोलो तो? लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। हाँ, जो वो बहुत बड़ा क्राइसिस था, अमेरिका से स्टार्ट हुआ। ऐसे तो बोलते हैं कोई एक तो छोटा सा आइलैंड था, वहां से स्टार्ट हुआ था। बट 2008 का जो क्राइसिस हुआ ना, इकोनॉमिक क्राइसिस, बिग मार्केट स्लम्प हुआ, बहुत दिन तक मार्केट गिरा हुआ रहा, इकोनॉमिक बहुत बड़ा क्राइसिस था, जीडीपी हर कंट्री का गिर गया, बहुत सारा प्रॉब्लम जब इस पीरियड में हुआ तो क्या हुआ कि वर्ल्ड के सारे ग्लोबल लीडर्स लोग, मुझे जगह याद नहीं, बट दे मेट टुगेदर, एक बार मिले वो लोग। मिल करके ये डिस्कशन हुआ कि भाई साहब ये इकोनॉमिक क्राइसिस इस तरह का जो है जब भी होता है, चाहे कोई भी कंट्री से निकले वो क्राइसिस, अफेक्ट सारी दुनिया को करता है। और वन ऑफ द रीजन बोला गया इस इकोनॉमिक क्राइसिस का कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग का सिस्टम है, जो बैलेंस शीट P&L वगैरह का प्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है पूरी दुनिया में, वो एक जैसा नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल से अकाउंटिंग करते हैं। पाकिस्तान में कुछ और चल रहा है, हिंदुस्तान में कुछ और, चाइना कुछ और तरीके से बैलेंस शीट बना रहा है, यूएस कोई और, लंदन कोई और तरीके से बैलेंस शीट बना रहा है। बोला ये जो यूनानिमिटी पूरी दुनिया के अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं होने के कारण भी ये वन ऑफ द रीजन वाज गिवन फॉर दिस क्राइसिस कि नॉन यूनानिमिटी इन द अकाउंटिंग सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड। तो सारा दुनिया के लोग उस वक्त हमारे यहाँ पे, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, मनमोहन सिंह जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। आप एक बार देखिएगा आज गूगल मार करके, या जब ब्रेक दूंगा तो एक बार गूगल मारिएगा, तो मेरे को जो जितना ध्यान है मनमोहन सिंह जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उस वक्त ये डिसीजन हुआ हिंदुस्तान में भी और वहां पे भी, दुनिया में भी। वो जो मीटिंग थी कहां पे मेरे को याद नहीं, बट जहां पे भी वो मीटिंग हुई थी वहां पे डिसीजन हुआ कि ऑल द कंट्रीज, खास करके बिग इकोनॉमीज, should move towards a single accounting system which will be followed by all the countries involved। और ये डिसीजन हुआ कि IFRS जो लंदन में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में जो सिस्टम फॉलो होता है, उस सिस्टम को सबसे इफेक्टिव, एफिशिएंट और लॉजिकल सिस्टम माना गया। IFRS एक तरह का अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, आप ये समझ लो, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फुल फॉर्म बोलो एक बार, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और ये स्टैंडर्ड कहां पे बनते हैं? द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। और ये सिस्टम इतना लॉजिकल, इतना एफिशिएंट और इफेक्टिव है कि पूरी दुनिया ने ये माना कि हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। इवन यूनाइटेड स्टेट्स जहां पे यूएस गैप चलता है अभी तक, दे हैव ऑल्सो, अब शिफ्ट कर गया होगा मुझे लगता है, दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि हम लोग भी IFRS में आ जाएंगे। हम लोगों के यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता था वो अभी भी चलता है छोटी कंपनियों के लिए, बट ऑल द बिग लिस्टेड कंपनीज हैव माइग्रेटेड इनटू दिस इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम। हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी IFRS के सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि इंड एस क्या है, तो द वन लाइन आंसर इज इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर IFRS कंप्लायंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। या ये बोल दो, दोज न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कन्फर्मिटी विथ IFRS।
अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जब आईएफआरएस था तो आप लोगों को इंड एस बनाने का जरूरत ही क्यों पड़ा? आप आईएफआरएस को कॉपी पेस्ट कर दिए होते, बन गया अपना इंड एस। इंड एस नाम से कुछ बनाए ही क्यों? बोल देते हम लोग आईएफआरएस ही फॉलो करेंगे। जब आप यही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि आईएफआरएस कंप्लायंट इंड एस हम लोग बनाएंगे, इन कंफर्मिटी विथ आईएफआरएस हम लोग अपना इंड एस डिजाइन करेंगे, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो ना यार, इतना मेहनत करने का क्या दरकार है? और सारा मेहनत किया बच्चों अपने इंस्टीट्यूट ने, अपना जो आईसीएआई है वो उसने मेहनत किया। जैसे ही मनमोहन सिंह जी वहां से घूम करके आए, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोगों को तो आईएफआरएस का सिस्टम इंप्लीमेंटेड चाहिए। और मेरे को परफेक्ट तो याद नहीं है, बट 2011 उन्होंने बोला हम लोग आईएफआरएस लॉन्च कर देंगे इंडिया में। एटलीस्ट जो लिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनको तो आईएफआरएस के अंदर हम लोग लेके आ ही जाएंगे। 2011 एंड आई रिमेंबर, मैं तो पढ़ाता था उस वक्त भी, तो हम लोगों ने अपना प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था कि बच्चों को पढ़ाना है, बुक सब रेडी हो गया था। बट बिकॉज ऑफ दो वो क्या नाम, कोयला घोटाला, क्या क्या हुआ, 2G स्कैम, 3G, जो भी सब स्कैम हुआ, सरकार को अपना गद्दी बचाना है ना, आईएफआरएस इंप्लीमेंट करना है, नहीं समझे, वो सब झमेला में आईएफआरएस फंस गया। एंड देन आईएफआरएस कब इंप्लीमेंटेड हुआ? When मोदी जी केम इन टू द पिक्चर 2014 में, जब वो चुन करके आए, जेटली जी ने स्पीच दिया जब पहला वाला अपना, जेटली जी था ना फिनेंस मिनिस्टर, जेटली जी ने अपना जो स्पीच दिया पहला वाला मोदी जी के गवर्नमेंट के अंडर में, तो उन्होंने बोला नहीं अब और डिले नहीं कर पाएंगे, इट विल बी स्टार्टेड वेरी सून। उन्होंने तो हालांकि ये बोला कि 1415 वॉल्यूंटरीली, 1415 वॉल्यूंटरीली और 1416 कंपल्सरीली इंड एस के सिस्टम को कंपनियों को फॉलो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट जो रोड मैप है वो थोड़ी देर के बाद हम आपको देने वाले हैं, कि एग्जैक्ट जो एकदम फाइन प्रिंट उसका जो है वो हम थोड़ी देर के बाद आपको देंगे। बट दैट वाज द फर्म कमिटमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट कि भाई हम लोगों को अब इंड एस का सिस्टम लेकर के आना ही आना है। ओके, सो मैं वापस उस जगह पे जाता हूं कि एग्जैक्टली इंड एस क्या है। द आंसर इज आईएफआरएस कंप्लायंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एस आर प्रिपेयर्ड इन कंफर्मिटी टू आईएफआरएस। सेकेंड पॉइंट, हम लोगों ने इंड एस क्यों बनाया, आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट क्यों नहीं किया? अडॉप्शन वर्सेस कन्वर्जेंस टॉपिक का छोटा सा नाम, एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसके ऊपर। हम लोगों ने आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने किया। हम लोगों ने आईएफआरएस को कन्वर्ज किया। क्या होता है अडॉप्शन? नाम से अगर समझ में आता है तो एज इट इज अडॉप्ट कर लो किसी चाइल्ड को, बोला चाइल्ड का अडॉप्शन कर लिए, आप अडॉप्ट कर लिए, मतलब आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एज इट इज उसको फॉलो करते हुए चलो, आपको कुछ भी अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। हमने बोला नहीं सर, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया का थॉट प्रोसेस और इंडिया में जो तरीका है बिजनेस करने का, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया का है, हम लोग आईएफआरएस को फॉलो तो करेंगे, बट अगर हम लोगों को जरूरत हुआ तो हम लोग चेंजेस भी करेंगे। ऑल दो, ध्यान से सुनना, ऑल दो द चेंजेस आर मिनिमल, मतलब एकदम मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस है, बट इफ देर आर चेंजेस रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट and our system of doing accounting and business here, if the changes are required we will do। हम लोग एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं थे, नहीं है आज भी। 2047 में मोदी जी बोल रहे हैं, हमको लगता है 2050-60 हो जाएगा, बट एनीवे हम लोगों ने डिसाइड किया कि आवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट 100% अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि भाई हार्ट एंड सोल ऑफ आईएफआरएस को हम कंटिन्यू करेंगे, जो आईएफआरएस प्रिंसिपली बोलता है हम लोग रखेंगे, निश्चिंत रहो सब कुछ वैसा ही होगा जो आईएफआरएस बोलता है। 3 जगह पे हम चेंज करेंगे, 3
बातों में हम लोग डिफरेंस करेंगे। पहला इन्होंने बोला कि हम लोग कुछ कार्व आउट्स लेकर के आएंगे। ये डायग्राम आप लोग बनाइएगा प्लीज। क्या बोला उन्होंने? हम लोग कुछ कार्व आउट्स लेकर के आएंगे। ऊपर नीचे नहीं दिखेगा तो बोल देना क्या लिखा है सर, दिख नहीं रहा है, स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। क्या होता है कार्व आउट्स? अच्छा मैं पहले तीनों नाम लिख देता हूं। हम लोग कुछ कार्व आउट्स लेकर के आएंगे। क्या होता है 2 मिनट के बाद बोलता हूं। फिर उन्होंने बोला हम लोग कुछ कार्विन्स भी लेकर के आएंगे। इन आउट, हाँ, ये IN इन और ये OUT आउट, जो गेट वाला इन आउट होता है ना, वही है। और हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस भी करेंगे। इतना दिन से ढंग से पेन से लिखे नहीं ना, कल खाली कंप्यूटर पे लिखने का आदत पड़ गया है। कैसा हैंड राइटिंग हो रहा है देखो, बट लिख पा रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब सुनना कार्व आउट का स्टोरी क्या है, मैं आपको सुनाता हूं। कार्व आउट का स्टोरी है कि IFRS में कुछ लिखा हुआ है, कोई सिस्टम, कोई अकाउंटिंग रूल IFRS में लिखा हुआ है। हमको लगा कि इंडिया में हम ये रूल फॉलो नहीं कर सकते, हमको इसके जगह पे कुछ और रूल फॉलो कराना है, कुछ और हमको करना है। तो वो जो चेंज हम कर रहे हैं ना, उसका नाम दिया गया कार्व आउट। इन टोटल आपके सिलेबस में 10 ठो कार्व आउट है, 10 या 11। हम आपको एक एक इंडेस पढ़ाते वक्त वो कार्व आउट भी पढ़ाएंगे। अभी हम आपको एक तो इजी सा कार्व आउट सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये देखो, तो इंटर में जो अमलगमेशन पढ़ते थे आप लोग, AS 14, क्या ये फुल फॉर्म? नेट असेट्स टेकन ओवर। याद आ रहा है ना अमलगमेशन में? ये वर्ड याद है कि नहीं? हेलो एवरीबडी, इसी नाम से बोलते थे कि कुछ और? इसी नाम से ना। और ये क्या है? परचेज कंसिडरेशन। अनुपम, ये बच्चों को ठीक से दिख नहीं रहा, इसकी वजह से कल से हटा देना क्लास में। हाँ, इसका कोई जरूरत तो है नहीं कि जरूरत है? तो अगर नेटो, कोई कंपनी को आपने एक्वायर किया और नेटो 400 करोड़ से, थोड़ा बहुत याद होगा तो बोलिएगा, नहीं याद होगा तो हम बोल देंगे। और मान लो परचेज कंसिडरेशन 300 करोड़ है, आपको ज्यादा माल कम पैसा में मिल गया। यू acquired a company with net assets taken over 400 crores by paying only a purchase consideration of 300 crore। आपको प्रॉफिट हुआ, कहां ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, याद तो है, मजा आ जाएगा पढ़ के, चलो चिंता नहीं करने का है। आप इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे कैपिटल रिजर्व में, करते थे ना। अब जब IFRS पढ़ोगे ना, इस टॉपिक का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। IFRS में इस टॉपिक का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। IFRS बोलता है कि भाई साहब ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे। ये जो 100 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, दिस प्रॉफिट विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर IFRS। आप लोग इंटरमीडिएट में जो AS 14 पढ़ते थे, AS 14 था ना अमलगमेशन, इंटर में जो AS 14 पढ़ते थे वो बोलता था कैपिटल रिजर्व में डालना होगा। IFRS बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होगा। जो स्टेटमेंट ऑफ P&L, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, हेलो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाला जो P&L है, हार्डकोर बोला P&L में डालना है, IFRS बोलता है। हमारा जब इंडेस बनाने के लिए टीम बैठा, CA इंस्टीट्यूट का बड़े लोग, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलते हो आप लोग, आपको मालूम है कि नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? इंस्टीट्यूट में कौन बनाता है? इंस्टीट्यूट ने एक बॉडी बनाई है, बोर्ड बना रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसका नाम। दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ASB बनाने की जिम्मेदारी उसी बोर्ड की है, वो बाद में लिखेंगे, थोड़ी देर के बाद में आएगा। और इंड AS बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों के ऊपर है। ये मेरा दूसरे पैराग्राफ में आएगा, अभी बात छिड़ गया तो हम बात बोल दिए।
तो अब क्या हुआ देख, AS14 हम लोग का पहले से बनाया हुआ था जिसमें कैपिटल रिजर्व में डालना है इस प्रॉफिट को। IFRS जब पढ़ा गया तो बोला P&L में डालना है। अब इंड एस बनाने का टाइम जब आया तो बोला IFRS के कंप्लायंट बनाना पड़ेगा, हार्ट एंड सोल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन भैया यहां पे तो हार्ट एंड सोल डिस्टर्ब हो चलेगा, हम लोग तो P&L में डालने नहीं देंगे, ये प्रॉफिट इनकम तो नहीं है, हम लोग इसको P&L में डालने नहीं देंगे। और अगर P&L में डालने दे दिए ना, इंड एस का थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, और ये थॉट प्रोसेस हम कहां पे सुने, पढ़ाई पढ़ के नहीं सुने। इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट आए थे उस वक्त के, अमरजीत चोपड़ा थे प्रेसिडेंट। यहाँ ग्रेट ईस्टर्न होटल अपना यहाँ पीछे में, ग्रेट ईस्टर्न होटल में उनकी एक मीटिंग थी, सेमिनार था, वहां उनको मैं सुनने गया था, उन्होंने ये वाला बात क्लियर कट बताया था। तो मैं आपको वही एग्जांपल जानबूझ के मैं लेता हूं। उन्होंने बोला अगर हम इसको P&L में डालने दे दिए तो कंपनी इस तरह का अमलगमेशन करना चालू कर देगी इंडिया में कि भाई जिससे उनका प्रॉफिट इन्फ्लेटेड दिखे, नहीं समझे? और उस प्रॉफिट से हो सकता है लोग टैक्स भी बांटने लग जाए, जबकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आप एक बिजनेस कॉम्बिनेशन की हो, असेट लायबिलिटी को बढ़ा करके बैलेंस शीट में लिखे हो, कोई कमाया हुआ रुपया नहीं है कि आप डिविडेंड बांट दो। और अगर हम P&L में इसको डलवा दिए तो हो सकता है लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड भी करने लग जाएं, विच शुड बी ट्रीटेड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स या आउट ऑफ कैपिटल। तो बोला इसको तो हम होने नहीं देंगे। तो अगर नहीं होने देंगे इसका मतलब P&L में डालने नहीं देंगे, भले IFRS ने बोला होगा कि P&L में डाल दो, पर हम तो P&L में डालने नहीं देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू टू ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। जो अपना AS14 में जो सिस्टम था, बोला हम लोग वही वाला सिस्टम यहां पे भी रखेंगे। लिख लें दो। गॉट इट, परफेक्ट। एक और कार्व आउट आपको सुना देता हूं, अभी आप लिखिएगा मत, थोड़े दिन के बाद चैप्टर में आ जाएगा, खाली सुन के रखो। एक मैं पेज चेंज कर रहा हूं, वापस से इस पेज में आ जाएंगे, यहां जगह नहीं है बोल करके हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है IFRS में जिसका नाम है बायोलॉजिकल असेट्स। क्या नाम है? बायोलॉजिकल असेट। लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट्स को बायोलॉजिकल असेट बोलते हैं, ठीक है? आप लोग पढ़ोगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये इंड AS 41 में है, अगर मैं इंड नहीं भी लिखता हूं तो भी इंड ही है, वो समझ जाना, हम लोग का इंड AS ही सिलेबस है। ये इंड AS 41 में है, IFRS भी 41 ही है। IFRS का भी नोमेनक्लेचर का एक स्टोरी है, थोड़ी देर के बाद आपको सुनाएंगे, अभी खाली ऐसे ही देखो। तो लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट को हम कार्व आउट सुना रहे हैं आप लोगों को, कार्व आउट, ओके। तो बायोलॉजिकल असेट्स नाम से एक IFRS है, एग्जैक्टली उसका नाम है IAS 41, मैं उसको IFRS 41 बोल रहा हूं, एक बार मान लो। तो उसमें क्या बोला गया है कि ये जो बियरर प्लांट होते हैं ना, बियरर प्लांट मतलब जैसे टी गार्डन से, टी गार्डन में क्या होता है, पेड़ लगा हुआ है, दुनिया भर का पेड़ एकर्स में लगा हुआ है, आप उसमें से पत्ता पत्ता तोड़ते हो, चाय पत्ती बनता है, उसके बाद बेच देते हो, उसके बाद अगला साल फिर उसी पेड़ में चाय पत्ती लगता है कि नहीं, मैंने चाय पत्ती समझ रहे हो, चाय का पत्ता लगता है कि नहीं लगता है, या पेड़ काट के फेंक दिया जाता है? बोलो बोलो, लगता है ना। ऑरेंज ऑर्चर्ड किसको बोलते हैं? ऑरेंजेस के पेड़ काट के फेंक देते हो कि ऑरेंज काट के निकाल करके बेच देते हो? ऑरेंज काट के निकाल करके, काट के भी नहीं बोलना चाहिए, तोड़ के, ऑरेंज तोड़ के निकाल करके बेच देते हो ना। तो उस तरह के जो असेट होते हैं ना, अब वो लिविंग प्लांट है कि नहीं बताओ? दोज ऑरेंज ऑर्चर्ड्स आर लिविंग प्लांट, बोलो हाँ या ना। दोज टी गार्डन्स आर लिविंग प्लांट, बोलो हाँ या ना। तो IFRS क्या बोला मालूम? IFRS
वो बोला हम लोग इसको लिविंग प्लांट मानेंगे और बायोलॉजिकल असेट ही मानेंगे, और जो बायोलॉजिकल असेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वही वाला फॉलो होगा। और वो जानते हो क्या बोलता है? वो बोलता है इस तरह का असेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, एवरी ईयर एंड फेयर वैल्यू पे मेजर करना, पहला दिन भी फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं भैया, ये तो फिक्स्ड असेट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जैसा है। सोचो सोचो, ये तो फिक्स्ड असेट है हमारे लिए। इंड एस के सिस्टम में हमारे हिंदुस्तान ने डिसाइड किया फिक्स्ड असेट है। जैसे मशीन से आउटपुट निकलता है वैसे ही टी गार्डन से चाय का पत्ती निकल रहा है, ऑरेंज ऑर्चर्ड से ऑरेंजेस निकल रहे हैं। हम लोग तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही मानेंगे, और हम लोग तो इंड एस 16, इंटर में एस 10 होता था, हम लोग तो इंड एस 16 ही फॉलो करेंगे। जो एक फिक्स्ड असेट का अकाउंटिंग सिस्टम होता है, हम लोग उस अकाउंटिंग सिस्टम में इसको रखेंगे। कोई फेयर वैल्यू मॉडल नहीं होगा, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल जो आप लोग पढ़ते थे उसी मॉडल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो जो बियरर प्लांट लाइक टी गार्डन्स, लाइक ऑरेंज ऑर्चर्ड्स are treated as biological assets and measured at fair value by IFRS system, we decided to change it. We decided that those bearer plants, all other living plant को लेके प्रॉब्लम नहीं है हमको, यूक्लिप्टस के ट्री को लेके प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां पे पेड़ काट करके आप बेच देंगे, बाकी लिविंग एनिमल को लेके प्रॉब्लम नहीं है, बट बियरर प्लांट को लेके हमको प्रॉब्लम था। हमने बोला नहीं, हम लोग तो इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। वी डिसाइडेड कि नो बायोलॉजिकल असेट वाला इंड एस विल बी एप्लीकेबल टू बियरर प्लांट। इंड एस 16 जिसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इंड एस विल बी यूज्ड टू डू द अकाउंटिंग फॉर बियरर प्लांट्स। ऐसा 10-11 कार्व आउट हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग बाकी आपका 1000 रूल, 10,000 रूल हम लोग फॉलो करेंगे, बट 10-12 जगह पे हम लोग चेंजेस करेंगे। एंड दोज चेंजेस आर नेम्ड एज, रिपीट करो, कार्व आउट्स। इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। देन कार्व इन्स, बोलू क्या है कार्व इन? कार्व इन है कि मान लो कोई सिस्टम ही नहीं है कोई पर्टिकुलर चीज की अकाउंटिंग करने के लिए आईएफआरएस में, हमारे यहां पे वो चीज है, हमको अकाउंटिंग लाना है। फिर से समझो क्या बोला कि से देयर इज समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन आईएफआरएस, है ही नहीं वहां पे, और हमको कोई चीज लेकर के आना है क्योंकि हमारे यहां पे है, तो हम उसको कार्व आउट तो नहीं बोल सकते कि हम चेंज तो नहीं कर रहे हैं, हम नया चीज लेकर के आ रहे हैं। देयरफॉर दे नेम्ड इट कार्व इन। आपने नाम सुना होगा इंटर में, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, याद है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वर्ड याद है? उसको हम लोगों के इंड एस में नाम दिया गया है कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या नाम दिया गया? कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बोला कि कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन का कोई सिस्टम आईएफआरएस में नहीं, हम लोगों को अमलगमेशन इन द मर्जर रखना था इंड एस में, तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का नाम कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन दे दिया गया और बोला गया कि भाई ये सिस्टम हम लोगों को इंड एस में लेकर के आना है। तो जब इंड एस 103 डिजाइन हुआ, रिपीट, जब इंड एस 103 डिजाइन हुआ तो उसमें कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन के नाम से एक पूरा पैराग्राफ, वो पैराग्राफ भी कोई छोटा मोटा नहीं, 10-12 पैराग्राफ का एक बड़ा सा कंटेंट कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए डाला गया। एंड देन वी स्टार्टेड कि भाई हम लोगों को तो ये चाहिए, आईएफआरएस में ये नहीं है, तो हम लोग ऐसा चीज डालेंगे। डन। तो कार्व आउट क्या होता है समझ में आया, कार्व इन क्या होता है समझ में आया। अब आया टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। कॉन्सेप्ट का चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट का चेंज तो ये है, देखो हाथ देखो मेरा, कॉन्सेप्ट का चेंज तो ये है,
ये है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। जैसे वहां पे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलते हैं वो लोग? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अंदर में हम लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलेंगे, बट ऊपर में जो P&L का नाम होगा ना, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही हम लोग रखना चाहते हैं। तो इस तरह का अगर थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं पे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस का जरूरत हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देख के हम लोगों को लगा कि लाना चाहिए, तो व्हेन वी ड्राफ्टेड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी डिड इंक्लूड दोज टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस ऑल्सो। अगर ये 3 तरह का चेंजेस को छोड़ देते हो और इतरो बोलोगे तो हमने क्या किया बताओ। अगर इस 3 तरह का चेंजेस को आप छोड़ देते हो तो हमने IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। लेकिन क्योंकि हमने इस 3 तरह का चेंजेस को लाया तो फिर हम अडॉप्शन तो नहीं किए, तो हमने जो किया उसका नाम है कन्वर्जेंस। तो अगर कोई बोले कन्वर्जेंस को 4 लाइन में लिख करके बताओ 2 मार्क्स मिलेगा, तो आप बोलोगे कि मेंटेनिंग द हार्ट एंड सोल ऑफ द IFRS with the following 3 types of changes, and those changes are done for the sake of seeing or looking into our economic environment and our way of doing businesses। हम लोग ये 3 changes लेके आए, and these changes को outline करके 2 4 5 example दे करके आप लिख करके आ जाओगे। 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया तो ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जहां पे आएगा, आपको इस तरह का एक थ्योरी का क्वेश्चन वहां पे मिल सकता है। अगर मिला तो इस तरह का बात आप लिख करके आ सकते हो। फुली कॉन्फिडेंट, एकदम अच्छे से समझ में आया। और अडॉप्शन पाकिस्तान ने किया, उनके यहां पे इंडेस को बनाने लायक कोई टीम होगा नहीं, या मान लो कैपेबल नहीं होंगे वटेवर, तो वो लोग अडॉप्शन किए, हम लोगों ने कन्वर्ज किया। ड्रॉप कर दूं बात को? कंप्लीट, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बार वापस से यहां पे आ जाओ, इस जगह पे हम लोगों ने कब से बोला कि इंडेस लाना है? नहीं, 2008 में तो क्राइसिस हुआ, 2011 में हम लोग बोले लेकर के आ जाएंगे। फाइनली जब अरुण जेटली जी ने स्पीच दिया था, वो 1415 से लाने का बात कर रहे थे। नहीं, 1415 को उन्होंने बोला कि अगर कोई कंपनी को वॉल्यूंटरीली लाना है तो ले आए, 1416 को कंपल्सरीली लाना ही पड़ेगा। तो कोई भी वॉल्यूंटरीली उस साल अडॉप्ट नहीं किया। माने इंडेस के सिस्टम आ गया था, बट इंडेस सिस्टम को किसी, इवन नॉट रिलायंस। भाई आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि रिलायंस तो सबसे पहले, रिलायंस एंड इन्फोसिस, ये 2 कंपनी ऐसी है जो कोई भी अगर नया चीज आएगा तो अडॉप्ट करने के लिए, उस नया चीज को फॉलो करने के लिए दे आर द मोस्ट केपेबल टीम। मैं TCS को डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट इन्फोसिस एंड क्या नाम उसका, रिलायंस, दे कम सबसे पहले आगे कि भाई हम लोग करेंगे। उन्होंने भी नहीं किया। एंड दे ऑल स्टार्टेड, वापस अब यहां चलते हैं, नया पेज में आते हैं। दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर? 2016-17। तो 2016-17 हिंदुस्तान में पहला इंडेस फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया। क्या 2016-17 में हिंदुस्तान के लोगों ने, माने हम लोग टाइप के लोगों ने प्रैक्टिकली कंपनियों को इंडेस सिस्टम में जाते हुए देखा। क्लियर? ऑल टाइप्स ऑफ, अच्छा इंडेस ना खाली कंपनीज पे एप्लीकेबल है, माइंड डेटा, इंडिविजुअल्स पे, पार्टनरशिप फर्म्स पे, ट्रस्ट पे, सोसाइटी पे, प्रोप्राइटरशिप फर्म पे एप्लीकेबल नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म का नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपया का भी होगा ना, तो भी इंडेस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मुकेश अंबानी का पर्सनल बैलेंस शीट बोलो, इंडेस से नहीं बनेगा तो फिर क्या चीज से बनेगा? एएस से बनेगा। मेरा जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसका बैलेंस शीट एएस पे बनेगा, इंडेस पे नहीं बनेगा। तो फिर इंडिया में डुअलिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, बोलो हाँ या ना? कुछ लोग एएस फॉलो करेंगे और कुछ लोग इंडेस फॉलो करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडेस फॉलो करेगा, मुकेश अंबानी एएस फॉलो करेगा। तो आप ये मान के चलो, फॉर सम नंबर ऑफ ईयर्स, till all the accounting standards become Ind accounting standards, we will follow 2 accounting systems in India. तो being a chartered accountant, आपको दोनों चीज का नॉलेज होना चाहिए।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी, इंड एस का भी। मान लो मुकेश अंबानी आपको बोला मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो, एस से बनाना पड़ेगा, रिलायंस का बना करके दो, इंड एस से बनाना पड़ेगा। तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के करियर में, सिलेबस में, सीए इंटर का जो सिलेबस है, बोलो, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है, और सीए फाइनल का जो सिलेबस है वो इंड एस बेस्ड है। तो एक स्टूडेंट को उस तरह से ही प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपको एस का भी नॉलेज हो जाए और इंड एस का भी नॉलेज हो जाए। और अब तो माने सीए इंटर के सिलेबस में एक भी एस ऐसा नहीं है जिसको छोड़ दिया गया है। आपको सारा का सारा 29 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उस पे मान लो 2 अगर एप्लीकेबल नहीं रहा, 6 और 8 ना रे, 6 और 8 एप्लीकेबल नहीं रहा तो आपको सारा ही एस पढ़ना है। वैसे ही फाइनल में सारा ही इंड एस पढ़ना है, 1-2 एप्लीकेबल नहीं है बट सारा ही इंड एस पढ़ना है। ओके, सो एक बार मैं वापस यहां पे आता हूं, सुनना। 2016-17 से हम लोगों ने इंड एस को इंडिया में अप्लाई कर दिया, बोला कंपनियां आप लोग इसको फॉलो करोगे। तो पहला बैलेंस शीट इंडिया में 2016-17 फाइनेंशियल ईयर का जब बना, पहला, मैं दिखाऊंगा भी आपको 2-4 कंपनी का बैलेंस शीट, एकदम शुरू वाला कि पहला वाला कैसा बना था आप देखिएगा। तो ये पहला इंड एस कंप्लायंट साल था। यहां पे शुरू में क्या हुआ ना, एकदम बिगिनिंग में कंपनियों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। हाँ सॉरी, सेकंड वाला पेज खोल लो, 4 नंबर पॉइंट को देखोगे खाली। हाँ 1, 2, 3 थोड़ी देर के बाद रीड करेंगे। हाँ बच्चों हम लोग, हाँ सुनो, कंपनियों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, एनबीएफसी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर्स। सर अदर्स को तो लास्ट में लिखना चाहिए था, आप पहले क्यों लिखे? क्योंकि एनबीएफसी, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी कितना होगा, बहुत कम, तो अदर कंपनीज ही तो ज्यादा होगा ना, तो इसको नाम दिया गया कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ओके सुनना, ये दोनों कौन कौन है देख लो, अदर्स एंड एनबीएफसी, ये दोनों इंड एस के घेरा में आ गया है ऑलरेडी। माने आज के दिन इंडिया में इन लोगों का अगर बैलेंस शीट देखोगे, दे आर इंड एस कंप्लायंट। ये दोनों अभी तक इंड एस के अंदर नहीं आया है। बड़ा बड़ा बैंक्स भी, हेलो एचडीएफसी बैंक भी इंड एस के अंदर में नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी बोलता है कि बैंक्स आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट इंड एस सिस्टम। इंश्योरेंस कंपनी इसके बाद रेडी होएगा, मेरा मानना अभी तक हो जाना चाहिए था, लिबर्टी लेने का कोई मतलब नहीं था। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी है, नहीं आराम से इन लोगों को अडॉप्ट अभी तक कर लेना चाहिए था। आप ये समझ लो कि गवर्नमेंट ही नहीं चाहता है इसीलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, नहीं तो सरकार बोलेगी तो क्या प्रॉब्लम बताओ। आरबीआई बोलता नो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, आईआरडीए ना कौन है यहाँ पे, इंश्योरेंस को गवर्निंग बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी कौन है, आईआरडीए है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी कुछ डेवलपमेंट बोल के कुछ है ना, आईआरडीए बोलता हम लोग रेडी नहीं है। अरे तो कब तक रेडी नहीं होगे भाई साहब, 2016-17, 2024-25, अब तो 25-26 बोलना चाहिए, हम लोग जुलाई 25 में हैं, कब तक रेडी नहीं होंगे। बट दीज पीपल आर नॉट येट रेडी। तो आपको बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज का बैलेंस शीट रिपीट करके बोलो, हाँ इंड एस कंप्लायंट नहीं मिलेगा, ये बैलेंस शीट इंड एस कंप्लायंट मिलेगा, अदर कंपनीज का और एनबीएफसीज का। ओके, अब और एक स्टोरी सुनो छोटा सा, उसके बाद हम पीछे वाले पेज में जाएंगे, उसको रीडिंग करेंगे। इसको बोला गया जो अदर कंपनीज है, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एक मिनट वो कुछ लिख रहा है, रेडी, अच्छा। रिलायंस को ये बोला गया कि भाई साहब आपको 2016-17 से ही, माने 1416 से ही इंड एस फॉलो करना है कंपल्सरीली। वॉलंटरी तो 1415 था, वो तो किसी ने फॉलो किया नहीं, बोला कंपल्सरीली आपको इसके अंदर में आना है। किन लोगों को 1416 से आना है?
किन लोग, तुम लोग मत बोलो, हम बोलेंगे क्योंकि तुम लोग पहली बार सुनोगे। किन लोगों को इंडेस के अंदर में आना है? तो बोला जितना भी लिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ नॉट टर्नओवर, ना बाद में कॉपी बुक, बाद में, पहले मेरी तरफ, जिनका नेटवर्थ, टर्नओवर नहीं, सेल नहीं, नेटवर्थ, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, इजी है बोल दो, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, दे विल हैव टू प्रिपेयर देयर फर्स्ट इंड एस कंप्लायंट बैलेंस शीट इन द ईयर 2016-17। फर्स्ट इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16-17 में बनाना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनीज भी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, 2016-17 में पहला इंड एस कंप्लायंट बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इन लोगों का होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स और जेवी इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई वो बाल का खाल भी निकालने का जरूरत नहीं है, लॉ के जैसा, टैक्स के जैसा, इजी समझोगे। इन लोगों का मतलब जिन लोगों को इंड एस फॉलो करना है उन लोगों का, और किन लोगों को फॉलो करना है, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। अगर नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, इक्वल टू भी चलेगा, बट आप 500 करोड़ से ज्यादा बोलो ना यार, कौन सा एग्जैक्ट 500 करोड़ किसी का नेटवर्थ होगा, 500 करोड़ फिर 00000 ऐसे। तो जिन लोगों का भी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, उनको इंड एस फॉलो करना है। तो उनका होल्डिंग कंपनी, उनका सब्सिडरी, उनका एसोसिएट्स, उनके जेवीज को भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा।